बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया है और मुझे नहीं समझ आती कि मीडिया ऐसे क्यों रिपोर्ट करता है और ये जो सहाफ़ती बददियानती है ये क्यों की जाती है। रिपोर्ट किया है कि जनाब वजीहा कमर ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी और वो नून लीग में शामिल हो गई। कुछ मीडिया हाउसेज ने यूं भी खबर लगाई है कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ की विकेट गिरा दी। तहरीक इंसाफ की विकेट गिराने का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ का कोई लीडर PMLN में शामिल हो जाए और आज तक वो PTI के साथ खड़ा था और नून लीग में चला जाए, तो ये होगा कि विकेट गिरा दी। लेकिन वजिया कमर की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। वजिया कमर वो सिंध हाउस वाले ग्रुप में शामिल थी, यानी इमरान खान की हुकूमत के होते हुए ही वो जाकर दूसरों से मिल गई थी। पीपल्स पार्टी का जो सिंध हाउस में वहां पर जब बोलियां लगी थी और राजा रियाज साहब और वो बासित बुखारी और न जाने कौन कौन और वो जो यहाँ फैसलाबाद के और दीगर लोग, ये सारे लोग जब सिंध हाउस में जमा हुए थे तो तहरीक इंसाफ के MNAs जो जीत कर आए थे या मखसूस नशस्तों पर की खवातीन थीं, वो जो 2 खवातीन थीं उनमें से एक ये मोहतरमा वजिहा कमर भी शामिल थी। तो ये वजिहा कमर साहब जो हैं ये तो पहले ही मुनहरिफ हो गई थी। इन्होंने अगरचे वोट नहीं दिया था तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई वोट देने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन ये रिजर्व फोर्स में थे कि अगर ज़रूरत पड़ी, नंबर पूरा ना हो रहा हुआ तो फिर इनसे वोट दिलवाएंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे। तो ये खातून इमरान खान की हुकूमत के होते हुए ही मुनहरिफ होकर चली गई थी। तो जिस तरह राजा रियाज साहब ने सिंध हाउस में बैठकर काशिफ वासी को इंटरव्यू दिया था कि हाँ मैंने नून लीग से जो है वो डील कर ली है और अगला टिकट मुझे नून लीग देगी, और ये कहने के बाद वो जाकर अपोजिशन लीडर भी बन गए थे, इसी तरह ये मोहतरमा वजिहा कमर साहबा हैं। वजिहा कमर साहबा पार्लियामेंट में मौजूद रहीं। तमाम जो मुख्तलिफ कमेटियों में ये बैठती हैं, वो उन जो कायमा कमेटियों में बैठती हैं, उनको 3-4 कमेटियों का हिस्सा हैं, ये उन कमेटियों में जाती रहीं, उन कमेटियों में बैठती रहीं। और पाकिस्तान के दीगर लोग तो छोड़ चुके थे, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग तो पार्लियामेंट छोड़ चुके थे, लेकिन ये पार्लियामेंट इन्होंने नहीं छोड़ी थी। ये पार्लियामेंट में भी बैठती थी, ये हुकूमत का भी हिस्सा थी, ये अपोजिशन का भी हिस्सा थी, नाम नहाद अपोजिशन का। तो ये वजिहा कमर तो PTI में थी ही नहीं। ये कैसे हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ की विकेट गिरा दी? भाई नून लीग ने तहरीक इंसाफ की विकेट कैसे गिराई है? अगर तो वो तहरीक इंसाफ में होती, उनके साथ खड़ी होती और आज वो फैसला करती कि ठीक है मैं जा रही हूँ, तो फिर तो अलग बात थी। तो चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे सीनियर हैं जो रिपोर्ट करते हैं और जिनकी खबरें छपती हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इस हेडलाइन के साथ कोई खबर चला दे कि जी नून लीग ने PTI की विकेट गिरा दी? वो PTI की थी ही नहीं, तो उनकी कैसे विकेट गिरा दी? उनकी अंडरस्टैंडिंग तो 2 साल पहले नून लीग से हो चुकी थी और आज उन्होंने नून लीग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। अब नून लीग उनको, जहाँ तक मुझे लगता है, शायद उन्होंने इनको अपनी पार्टी में रख तो लिया है, लेकिन मखसूस नशस्तों की सीट भी शायद इनको ना दें। हाँ, कोई और लेकर दे दे नून लीग से तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन नून लीग के पास अपनी इतनी बड़ी खेप मौजूद है कि उनके पास शायद गुंजाइश ही ना निकले कि वजिहा कमर को वो MNA बनाएं। तहरीक इंसाफ ने तो बनाया हुआ था, लेकिन अब इनको शायद नून लीग MNA भी ना मखसूस नशस्तों पर बनाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली है। तो ये मेरे नज़दीक बिल्कुल बड़ी खबर नहीं है जिसको विकेट गिराना कहते हैं तहरीक इंसाफ। हाँ, ऐसे लोग गए हैं, जैसे फ़ारूक हबीब गए हैं, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि जो ज़ाहिर एक हल्के के ऊपर असर पड़ता है, आबिद शेर अली का हल्का जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या उनके लिए बेहतर माहौल हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन वजिहा कमर के जाने से तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ेगा? तो ये बिल्कुल एक विकेट गिराने की खबर देने वालों की खाम ख्याली है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे या ना तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ेगा, ना उनके जाने से नून लीग को मुस्बत फ़र्क पड़ेगा, यानी ना उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट PTI पर आएगा, ना उनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नून लीग के ऊपर आएगा। मैं महज शहबाज शरीफ ने इसलिए उनसे मुलाकात कर ली है कि चूंकि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही हैं और यही हेडलाइन लगवाने के लिए ये मुलाकात की गई है, ताकि बताया जाए कि जी तहरीक इंसाफ की लीडर जो हैं वो आ गई हैं, नून लीग में शिरकत कर लिया उन्होंने। तो बहरहाल खैर, ये सहाफ़ती बददियानती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ी अहम खबर आज हुई है और वो ये हुई है कि वफाकी वजारत सेहत ने वजारत दिफा को ख़त लिखा है और फ़ौज से, उनकी आर्मी मेडिकल कोर्स से 2 अफसरान मांगे हैं। किस मकसद के लिए? एक PIMS का हेड लगाने के लिए
और एक पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का हेड लगाने के लिए। यानी नैब में तो चले हमने देखा, नादरा में हाजिर सर्विस देखा, और कुछ और फिर नैब में कुछ और पिछले दिनों में प्रोसिक्यूटर्स और मुख्तलिफ ओहदों पर तैनातियाँ 5 अफसरों की हुई थी, हाजिर सर्विस लोगों की। अब यहाँ पर जो पेम्स हॉस्पिटल है और पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है, उसके लिए भी आर्मी मेडिकल कोर्स से मदद मांगी गई है कि आप काबिल डॉक्टर्स फराहम करें। और लिखा क्या है, देखिए, मुझे आर्मी मेडिकल कोर्स से ऑफिसर्स के यहाँ आने का कोई एतराज़ नहीं है। मेरे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट खबर है, मतलब आर्मी मेडिकल कोर्स भी चले पाकिस्तान ही की है ना, वो भी अफसरान पाकिस्तान के ही हैं, वो अगर आ जाएंगे और इन अस्पतालों में आ जाएंगे तो मुझे क्या एतराज़ है, वो भी प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं और आकर हॉस्पिटल को प्रोफेशनल तरीके से चलाएंगे, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरे लिए इसलिए ये स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें ख़त लिखा गया है कि जनाब, इस वक्त कोई काबिल अफसर दस्तयाब ना होने की वजह से ये सीटें खाली पड़ी हैं, और चूंकि हमारे पास कोई काबिल अफसर दस्तयाब नहीं है, इसलिए बराह करम फ़ौज से काबिल अफसर फराहम किया जाए। इस बात पर मुझे तकलीफ़ है कि ये क्या मयार हो गया हमारी मेडिकल साइंस का कि पाकिस्तान में कोई प्रोफेशनल, कोई काबिल अफसर ही दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से आर्मी मेडिकल कोर्स से अफसर मंगाने पड़ रहे हैं। फिर मैं कहूँगा कि आर्मी मेडिकल कोर्स से अफसर आकर यहाँ पर डेपुटेशन पे लग जाएंगे तो उसमें क्या, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है या किसी को क्या एतराज़ होगा। वैसे कुछ लोगों को एतराज़ हो भी सकता है इसमें से, अगर बारीक बीनी से चीज़ों को देखें, लेकिन चलिए मैं कहता हूँ कि जी प्रोफेशनल तरीके से वो अपना काम करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रोफेशनल्स कहाँ चले गए? अगर हर काम में हमारे आम इदारों ने भी अगर हाजिर सर्विस अफसरों को ही खदमात लेनी है तो फिर बाकी निज़ाम कैसे चलेगा? इसका मतलब है कि कल को यूनिवर्सिटीज़ भी ख़त लिखेंगी और कहेंगी कि चूंकि हमारे पास कोई काबिल वाइस चांसलर नहीं मौजूद है, इसलिए बराह करम NDU से, एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से एक भेज दीजिए अफसर हाजिर सर्विस। आपको पता है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो अफसरान होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का जो अफसर होता है वो उसको प्रिजाइड कर रहा होता है, और इसी तरह से दीगर अफसरान भी हाजिर सर्विस होते हैं। तो NDU से फिर मंगवा लें वहाँ से अफसरान, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। तो बाकी जो शोबे हैं वो इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से गिरावट का शिकार हैं कि हर इदारा अब फ़ौज की तरफ देख रहा है कि वो आएँ और उनका अफसर लेकर हम अपना इदारे को चलाएँ। तो ये इदारों का क्या हाल हो रहा है, मेरे लिए ये बात जो है वो कंसर्न का बाइस है, जिस पर मैं बात करना चाहता था। अच्छा, MQM का जलसा जो है वो आज हुआ है। MQM के जलसे में एक तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये तो मेरे अब कान पक गए हैं सुन सुन के वो पुराने नारे और पुराने जुमले, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि MQM आमरीत और जागीरदाना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी है। आमरीत और जागीरदाना निज़ाम के ख़िलाफ़, ये दोनों ही मुज़क्कर ख़ेज़ बातें हैं। आमरीत के ख़िलाफ़ खड़ी है तो फिर जनरल बाजवा के प्लान का वो हिस्सा ना बनती, और एक जमात में भी इजाज़त लेकर आती है, उस जमात को छोड़ती भी इजाज़त लेकर है, फिर दूसरे इत्तेहाद का हिस्सा भी इजाज़त लेकर बनती है, और कह रही है हम आमरीत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। मतलब मजाक ही हो गया ये तो। और फिर वो कहते हैं कि जी जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, तो फिर उन्हीं लोगों के साथ बार बार इत्तेहाद में आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के मनाने और पीपल्स पार्टी के यकीन दहानी कराने पर ये अभी 13 जमाती इत्तेहाद का हिस्सा बने थे, हुकूमत का हिस्सा बने थे 16 महीने की हुकूमत का, और आज की सारी तकरीरें पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थी, और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तकरीरें करके और अपना वोट बैंक समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसी मुनाफिकत है? फिर वो कहते हैं कि जो मासूम बेगुनाह मारे गए उनको इंसाफ कौन देगा? ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि जितने लोग MQM ने मारे हैं आम लोग, पहले उनका हिसाब कौन देगा? मुझे याद है आज से 12-13 साल पुरानी बात होगी, मैं एक दफ़ा जब पहली मरतबा एक डेलीगेशन के साथ MQM के 90 दफ्तर गया, जब 90 हुआ करता था और पूरी एक ताकत के साथ रूए ज़मीन पर मौजूद हुआ करता था, और MQM भी एक पाकिस्तान की एक ताकतवर हकीकत थी। और उस वक्त हम एक एंकर्स का हमारा वफ्द वहाँ पर गया, तो उनको उन्होंने खाना भी खिलाया, वो हलीम और निहारी और सब चीज़ें बड़ी आवभगत की, कुछ ब्रीफिंग भी दी। उस ज़माने में जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब, मुझे याद है रिजवी साहब हुआ करते थे जो, और कुछ और बाबर गौरी साहब, इन लोगों ने एक ब्रीफिंग भी दी। आखिर में हमें एक कमरे में वो ले गए और उनका कि जी ये मोस्ट पेनफुल हमारा जो है वो हिस्सा है इस आज की मीटिंग का, और उसमें उन्होंने अपने जो MQM के मारे जाने वाले कारकुनान हैं
उनकी डेड बॉडीज़ की तस्वीरें लगाकर एक पूरी एल्बम डिस्प्ले की हुई थी और कहा था ये हमारा साथी फलां मारा गया, ये हमारा कारकुन मारा गया, ये मारा गया। तो मैंने उस वक्त उनसे सवाल किया था और मैंने उनसे पूछा था कि ये तो आप अपने शुहदा का हिसाब मांग रहे हैं, जितने लोग आपने मारे हैं उनका हिसाब कौन देगा? तो ये सवाल मेरा उस वक्त नागवार गुजरा था उनको, और ये सवाल उस वक्त मैंने डरते डरते पूछा था। लेकिन चलिए आज मैं ज़रा कम डर के साथ पूछ रहा हूँ कि जनाब जो आपने मारे हैं और जितने आपने मारे हैं उतने तो शायद जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में जंगों में और मूजी अमराज और वबाओं में नहीं मरे होंगे कि जितने आपने लोग मारे हैं कराची के। और आज आप पूछ रहे हैं कि हमारे वो, उनका पाकिस्तान के ज़मीर से हमारा सवाल है कि जो मासूम बेगुनाह मारे गए हैं उनको इंसाफ कौन देगा? लुक हूज़ टॉकिंग, कौन बात कर रहा है? वो जिसने यहाँ पर लाशें, बोरी बंद लाशों का कल्चर कराची में मुतारिफ़ कराया, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सवाल कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा जो तबका है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का, वो इन बातों से मुतनफ़र हो चुका है और वो अपना किबला तब्दील कर चुका है, वो जा चुका है एमक्यूएम को छोड़ के। इसीलिए ये फुसफुसा सा जलसा हर दूसरे चौथे दिन करने की कोशिश करते हैं। एक बात अलबत्ता उन्होंने ठीक की है, ये जो पीपल्स पार्टी कार्ड खेलती है ना कि जी ये सिंध हमारी धरती है और धरती को तकसीम नहीं होने देंगे और सिंध धरती की तकसीम नाकाबिले कबूल। और भाई इंतज़ामी यूनिट का मतलब तकसीम नहीं होता। इंतज़ामी यूनिट का बनाने का मतलब ये नहीं होता कि धरती तकसीम हो गई है और कोई जो है वो नया देश बन गया है। तो ये पीपल्स पार्टी ने अपने सादा लोगों को जो एक नारे के पीछे लगाया हुआ है, उस पर अलबत्ता एमक्यूएम ठीक कहती है कि धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है, सूबे नहीं हो सकते। तो पीपल्स पार्टी के आज काफ़ी ख़िलाफ़ बात की है, नारे लगाए हैं एमक्यूएम ने, लेकिन वही एमक्यूएम है जो पीपल्स पार्टी के साथ ही सियासी सफ़र साथ साथ बैठ के कर रही है। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी नून लीग के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रही है, जबकि वो नून लीग के साथ इत्तेहाद के मजहबी लूट के आए हैं, वजारतों के मजहबी लूट के आए हैं। तो ये पाकिस्तान की अब सियासत इसी मुनाफिकत के गिर्द घूमती है, इसमें किसी को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़का अशरफ साहब के इंटरव्यू पर आने से पहले हाँ चलिए पहले मैं इसी पर बात कर लेता हूँ, फिर मैं मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे के हवाले से बात करता हूँ। देखिए ज़का अशरफ साहब ने चलते वर्ल्ड कप के बीच में एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी उन्होंने बेसिकली अपनी टीम को डिसऑन कर दिया कि जी मैंने तो ये टीम बनाई नहीं थी, ये टीम तो मेरे आने से पहले की बन गई हुई थी। यानी उन्होंने अपना एतमाद ही ख़त्म कर दिया उस टीम के ऊपर। दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद तब्दीलियों का भी इशारा दे दिया कि जी इसमें स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वहाँ पे बैठे हुए लोगों को पैगाम दिया कि भाई तुम्हारी किस्मत का फ़ैसला मैं यहाँ कर बैठा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रही, चार्जशीट लगा दी उनके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि जी फिटनेस नहीं है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मेरा सवाल ये है कि चलिए ये सारी बातें जो आप फरमा रहे हैं, ये 2-4 दिन सब्र कर लें, 2-4 दिन आप अपना मुंह बंद कर लेते तो टीम को वापस आने दें। पहले ही मोराल डाउन है, आप और मोराल डाउन कर रहे हैं। क्या मकसद है? मतलब कौन सा बोर्ड है जो वर्ल्ड कप के दौरान ये मतलब इस तरह की बातें करेगा? ऐसी बातें खेलते हुए चलते वर्ल्ड कप के दरमियान कौन करेगा? आखिर तक तो टीम को बंदा बकअप ही करता है ना कि जी ठीक है शेरो लड़ो कोई बात नहीं। मतलब देखें ना पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मैं भी मानता हूँ, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का क्या हाल है आप ये भी तो देखें। अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बुरे मैच हारा और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर आया, बेहतर हो गया, दोबारा से उसने कम बैक कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि चलें ठीक है, हो जाता है, ये अप एंड डाउन आते हैं। हम क्रिकेट टीम से इतनी उम्मीदें वाबस्ता की नहीं है। मैं पहले भी कहता हूँ कि जहां पाकिस्तान का हर शोबा जवाल का शिकार है, तो वहां आप सिर्फ क्रिकेट से क्यों तवक्को कर रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो हमारे परफॉर्म करती रहेगी? ये एक एक करके सारे खेल तबाह हुए हैं। हॉकी तबाह हुई है, स्क्वाश के हम चैंपियन हुआ करते तबाह हुई है, और हमने झोंक झांक दी सारी चीज़ें ला के क्रिकेट में, और क्रिकेट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बावजूद इसके कि क्रिकेट में सिफारिश कल्चर भी है, बावजूद इसके कि इसमें ग्रुपिंग भी चलती है, बावजूद इसके कि इसमें एक नया जो है वो भी ट्रेंड मुतारिफ करा दिया कि दाढ़ियाँ रखोगे तो टीम में खेलोगे, यानी परफॉर्मेंस सेकंड नंबर पे आएगी, पहले दाढ़ी होनी चाहिए। वो सारे लड़कों ने बेचारों ने जो है वो दाढ़ियाँ रख ली। मतलब मैं दाढ़ी रखने को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये इंसान का ज़ाती फेल होना चाहिए या ज़ाती फैसला होना चाहिए। अहमद शहजाद तक को दाढ़ी रखवा दी गई थी हमारी जब मैनेजमेंट के सारे वो तबलीगी जमात वाले आए थे लोग। तो ठीक है, आप जो इबादत हैं वो आपका ज़ाती फेल है और वो होना चाहिए, मैं उसको कौन वो कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुख्तलिफ तरह के कल्चर हमारी टीम में जो है वो उधर आए हैं,
उसके बाद परफॉर्मेंस तो फ़र्क पड़ना ही था। हमारे पास कोई अच्छा हिटर नहीं है, कोई अच्छा स्पिनर आप देख ही नहीं है। जंपा कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कुलदीप ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, लोगों की इतनी बॉल टर्न हो रही है, हमारे स्पिनर्स का बॉल हिल ही नहीं रहा। यानी हमारे लिए डेड विकेटें हैं, बाकियों के लिए ठीक विकेटें हैं स्पिनर्स के लिए। तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कोई समझाए इनको साहब को कि आपकी भी सियासी तैनाती है जनाब, आप भी कोई मेरिट पे नहीं आए हुए, आपको भी जरदारी साहब ने लड़के अपनी दोस्ती निभाने के लिए लगाया है। तो जहां आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, वहां पे हम तवक्को कर रहे हैं कि जी अकेला बाबर आजम ही को मेरेकल्स दिखाएगा। खुद ज़का अशरफ साहब से पूछे ना, आपकी जो है वो कैसे तैनाती हुई है। जरदारी साहब ने कहा कि जी ये मेरा राइट बनता है, मैं अपना बंदा लगाऊंगा। तो इस तरह से बोर्ड चल रहा है। तो ऐसे में जनाब एक भाई खेल रहे हैं, उनको खेलने दें। अब जो भी जिस तरह भी गए हैं उनको सपोर्ट करें, उनको बकअप करें, लेकिन क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिकेट में मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं आज रह नहीं सका ज़का अशरफ का इंटरव्यू सुन के वो भाई कुछ खुदा का खौफ खाएं। आखिरी बात यह है कि मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे के की ख़ुदकुशी पर। इसको कहा जा रहा है कि जी गोली लगने से जाँ बाक हो गए, सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब पुलिस ने बता दिया है कि जी उन्होंने ख़ुदकुशी की है। ये लफ्ज़ दानिस्ता तौर पर शायद मौलाना के एहतराम में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, जबकि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि डिप्रेशन का वो शिकार थे और शायद उनको नफ्सियाती आर्ज़े लाहिक थे। मुझे इस ख़ुदकुशी पर, इस नागहानी पर, इस मौत पर बहुत अफसोस है, जैसा कि सब लोगों को हुआ है। और हम ताज़ियत भी करते हैं मौलाना की इस लॉस से जो हुआ है। और इस मौके पर खैर ये बात नहीं करनी चाहिए, अभी ज़ाहिर है एक गम का मौका है। लेकिन बहरहाल मुख्तसरन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, फिर किसी और ये, क्योंकि ये पूरा मौजू है और मैंने इस तरह के केसेस और भी देखे हैं। जब और इसकी अगर आप हिस्ट्री देखें, जब भी कोई ऐसा पेशेंट होता है डिप्रेशन का या नफ्सियाती मसाइल का पेशेंट होता है, तो हमेशा जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं इसकी ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात हुए, कहाँ कहाँ पर इसको नफ्सियाती तौर पर धचका लगा। अब इन्होंने एक आसिम जमील साहब ने एक पसंद की शादी की थी, वो शादी चल नहीं सकी, तलाक अनफॉर्चुनेटली हो गई। और कुछ लोग कहते हैं, वाकफ़ाने हाल कहते हैं कि जी उसमें उस घर के बड़ों का कोई बहुत मुस्बत किरदार नहीं रहा। मैं इस मौके पर कोई ज़्यादा इस पर डिटेल्स में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मौलाना की शख्सियत अपनी जगह पर, लेकिन इंसानी कमज़ोरियाँ भी होती हैं। उनका दीन की तबलीग के लिए खदमात अपनी जगह पर, लेकिन कुछ इंसानी कमज़ोरियाँ भी होती हैं। तो मैं मजहबी मामलात में कभी भी नहीं पढ़ता, लेकिन चूँकि एक समाजी मसला है, मैं इसलिए इस पर मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ कि एक तो होता है ना कि पैदाइशी तौर पर कोई जहनी आर्जे का शिकार पैदा हुआ है, यानी कोई ऑटिज़म की बीमारी लेकर पैदा हुआ है, डाउन सिंड्रोम की बीमारी लेकर पैदा हुआ है, कोई पैदाइशी तौर पे। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनकी घरेलू नाचाकियों या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ग्रेजुअली वो नफ्सियाती मसाइल और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि घर के बाकी अफराद का भी कुछ ना कुछ किरदार, मुस्बत किरदार हो सकता था शायद। जो मैं ये नहीं कहता मनफी किरदार है, मैं ये चले कहता हूँ कि मुस्बत किरदार हो सकता था, जो शायद वालिदैन ने पूरी तरह से अदा नहीं किया। तो बहरहाल जी मुश्किल वक्त की है, मुश्किल घड़ी है, मैं इस पर ज़्यादा बात इस वक्त नहीं करना चाहता। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।